बनेगा राष्ट्रपति, नतीजों का दिन आज। हालांकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा पहले से ही पता होता है, और आज सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि आंकड़ा यह कह रहा है कि औपचारिक ऐलान भर का इंतजार है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में फैसला आएगा। एनडीए ने पूरी अपनी मजबूती इस राष्ट्रपति चुनाव में दिखा दी है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओडिशा के मयूरभंज के रायरंगपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी रायरंगपुर से एक नहीं दो बार विधायक रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, और आज रायसेना हिल्स की तरफ कदम बढ़ते हुए द्रौपदी मुर्मू के देश देखेगा। कुल मिलाकर रायरंगपुर में किस तरीके का माहौल है मनोज्ञा, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल रोमाना, मैं अभी 1476 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहां पर अब उनकी जाने की तैयारी है द्रौपदी मुर्मू की। लेकिन ये उनकी विधानसभा 2 बार रही है, सजा हुआ है पूरा इस समय शहर। यहां पर एक के बाद एक पोस्टर्स लगे हुए हैं और एक्सप्लेन करते हुए, बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए बच्चियां हमारे साथ हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत खुश है सब। भाई गाने वाने की तैयारी की थी सबने, वो भी सुना दीजिए जरा सा। आसमां है ऊपर, आसमां है ऊपर, आज मैं नीचे। कौन सा? आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। अच्छा, कितना खुशी का दिन है आज आप लोगों के लिए द्रौपदी दीदी? खुशी है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वो हम लोग उनके मयूरभंज में वो प्रेसिडेंट हुए हैं। सेकंड फीमेल। आपकी वेशभूषा क्या है, ये खासियत क्या है इस ड्रेस? इसलिए कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आज दीदी आ रही हैं, इसलिए हमको देख के बोलेंगी कि आज मैं आई हूँ। और देखिए, ये दीदी का मतलब है द्रौपदी दीदी, क्योंकि पूरे इलाके में उन्हें दीदी के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल के बाहर यानी कि पूरे देश में जिसको दीदी के नाम से जाना जाता है वो द्रौपदी मुर्मू भी हैं। लेकिन आज जो उत्साह है वो ये कि सारे लोग यहाँ पर, एक और तो ये NH 220 को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर घर को देखिए सजा दिया गया है। ये मान के चल रहे हैं लोग कि आज दिवाली मनेगी, आज दीपावली मनेगी, लड्डू वड्डू बटेंगे, बहुत तैयारी है पूरी। हाँ, बहुत। क्या बना रहे, क्या खा रहे सब लोग? मीठा और वो हाँ, और वही सब मीठा लड्डू। आपके लिए क्या कितना बड़ा दिन है आज का? बहुत बड़ा दिन है। द्रौपदी जी आज प्रेसिडेंट बनने वाली है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। जब इस इलाके से आप लोग गुजरते हो, उनको मिलते हो, देखते रहते थे, तो क्या अभी राष्ट्रपति क्या बोलोगे जाके सबको? आप हमारे जिले से हैं। हाँ बोलेंगे, हम लोग यही कहिए है, हमारे जिले से है वही। ये उत्साह देखते ही बनता है। बच्चियों में भी स्कूल है, स्कूल जा रही है, लेकिन रास्ते में रुक कर इलाका देख रही है, घर देख रही है। रोज इसी रास्ते से जाती है, लेकिन आज इस रास्ते की खूबसूरती अलग है। आज यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है, आज प्रशासन पूरी तरह तैनात है। नेशनल हाईवे को इस समय आधे रास्ते को रोक दिया गया है, क्योंकि यहीं पर उनका घर है, उनके भाई का घर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर SLS स्कूल पहाड़पुर में जो वो चलाती हैं, जहाँ पर उन्होंने न सिर्फ अपने दिन बिताए हैं बल्कि अपनी प्रतिज्ञा को भी आगे बढ़ाया है, ये सोचकर कि जैसे उन्हें दिक्कतें हुई थी पढ़ाई करने में, अब कम से कम वो ना हो। और अब जो तैयारियां और जब जो उत्साह, दोपहर तक आते आते तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर सुकून और ठंडक जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी मनोज्ञा। आरती जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरती जी, ये जो मनोज्ञा अभी बात कर रही थी, स्कूली छात्राओं से बात कर रही थी, यूनिफॉर्म में हमने देखा वो लड़कियां खड़ी हुई हैं। और अगर मैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करूं तो वो अपने गांव की पहली ऐसी बेटी बनी जिन्होंने कॉलेज में जाकर, गांव से बाहर निकलकर पढ़ाई की। भुवनेश्वर आई वो अपने गांव से करीब 300 से ज़्यादा किलोमीटर के फासले पर, और यहाँ पर आकर उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की। पहली ग्रेजुएट अपने कॉलेज, अपने गांव की वो लड़की ऐसी बनी। तो कुल मिलाकर आज का दिन जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ये कहे कि इसमें कोई खास बात नहीं है कि पहले भी भारत की महिला प्रेसिडेंट रह चुकी है, लेकिन ये खास बात ये है कि ये जो महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहाँ से आई है और कौन सी उन्होंने सफ़र जो तय किया है, कहाँ किस ऊंचाई पे वो पहुंची है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो इंस्पिरेशन जो वो बन रही है इन छोटी बच्चों को, आप देख लीजिए, यहाँ कॉलेज में जाती हुई महिलाओं को देखिए, यूनिवर्सिटी में जाती हुई महिलाओं को देख लीजिए, उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में आप कहीं भी, किसी भी सतर से आए, किसी भी कम्युनिटी से आए, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए,
आपके लिए मौका है कि आप भारत की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी कुर्सी पे आप बैठ सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन उसके साथ साथ द्रौपदी मुर्मू जी पहली ट्राइबल लीडर, आप महिला को भी एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी जो सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटी मानी जाती है, आरक्षण होने के बावजूद उनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट वो बहुत धीरे लेवल पे हुआ है। उनकी जो बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अशोक जी हमारे साथ स्टूडियो में वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से इस पर कमेंट लेते हैं कि महिला के तौर पर देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलेंगी। अच्छा, ओडिशा से आने वाले तो वीवी गिरी साहब जो हैं वो पहले राष्ट्रपति थे जो ओडिशा से आते थे। अब द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो ओडिशा से आने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनेंगी जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन आदिवासी, जिसका जिक्र अभी आरती जी भी कर रही थी, और वो भी संथल समुदाय से आने वाली पहली आदिवासी राष्ट्रपति जब देश को मिलेगी, तो ये तो इतिहास होगा। इतिहास तो होगा, लेकिन इतिहास बनेगा नहीं। इतिहास सिर्फ इसलिए होगा कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम कहते हैं कि चलो दलित को राष्ट्रपति बना दिया, एक बहुत बड़ा सिंबल, लेकिन उसमें होता क्या है? जो आप ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं उसके ऐतिहासिक रिपल्केशंस भी होने चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए। आज नई राष्ट्रपति हम दे रहे देश को जो एक आदिवासी समुदाय से आती है। आज से 6 साल पहले एक राष्ट्रपति इस देश को दिया था जो दलित समाज से था, उत्तर प्रदेश से था। जब वो राष्ट्रपति जी अब राष्ट्रपति भवन त्याग कर अपना दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, उनके पूरे कार्यकाल में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में एक दलित मंत्री लिखता है मुख्यमंत्री को और अपने पार्टी हाईकमान को कि मैं दलित होने के वजह से अधिकारी मेरे सुनते नहीं हैं। तो मेरा सवाल ये है, तो फिर दलित राष्ट्रपति बनने के मायने ये सिंबॉलिक है? क्या हम सिर्फ सिंबोलिज्म में जी रहे हैं? जी। 75 साल देश के आजादी के होने के बाद अमृत महोत्सव ये मनाते नजरिया, हैं। बिल्कुल, तो, हाँ, बिल्कुल, तो वो मैं वो नजरिया चाहता हो सकता है। मुझे लगता है जरा सा राजेश बादल जी का रुख करें। लेकिन राजेश बादल जी, अभी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में क्या ये आकलन करना थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगा? क्योंकि बतौर झारखंड की राज्यपाल हमने देखा किस तरीके से कुछ बिल उनके पास वापस आए जिनसे वो सहमत नहीं थी, जिनको लेकर उनके मन में ये बात आई कि ये जनहित में नहीं है, और उन्होंने वो वापस लौटाए। जी देखिए, द्रौपदी जी के जब राज्यपाल वो थीं तब निश्चित रूप से ये उदाहरण उनके नज़ीर के तौर पर राज्य में पेश किए जाते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि दरअसल जो संवैधानिक पक्ष है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का, वो किसी भी प्रत्याशी को, चाहे वो पक्ष से हों या प्रतिपक्ष से हों, ये बहुत साफ कहता है कि वो राष्ट्रपति ना तो वर्गों में बांट के देखा जाएगा, ना वो दलों में बांट के देखा जाएगा, ना वो किसी जाति और संप्रदाय और उसके आधार पर देखा जाएगा। इसलिए ये चुनाव दलगत राजनीति के आधार पर नहीं होते, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब ये देश केवल एक, जब वो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हो जाएंगी तो वो सिर्फ आदिवासियों के हितों की हिफाजत नहीं करेंगी, वो अल्पसंख्यकों की हिफाजत करेंगी, वो महिलाओं की हिफाजत करेंगी, समाज के तमाम वर्गों की हिफाजत करेंगी। इस नज़र से मैं आज कहीं खबर पढ़ रहा था कि शायद उनके बारे में कोई एक पार्टी उनकी शोभा यात्रा निकालेगी। दरअसल जब वो राष्ट्रपति चुन ली जाएंगी तो वो पूरे देश की राष्ट्रपति हो जाएंगी, जो किसी दल से बंधी हुई नहीं होंगी। जी, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। देखिए, दो और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। दीपक सर, पहले आपका रुख करूंगी। सर, आपके लिहाज से क्या मायने होंगे द्रौपदी मुर्मू के नाम का जब आज औपचारिक ऐलान होगा बतौर 15वें राष्ट्रपति? भारत की महामहिम बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू। आभारी हूँ आपका, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर हासिल होने का। और मैं देख रहा हूँ कई मित्र हैं वहां पर जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, उनकी एलोक्वेंस मुझसे कहीं ज्यादा है। आपने मौका दिया है तो बता देता हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं कि सिस्टम कैसा है इलेक्टोरल कॉलेज भारत का। कई देश हैं जहां पर के राष्ट्रपति जो हैं वो भी इनडायरेक्टली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होते हैं। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अगर इंटरेस्ट है तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है, और सबसे कम होता है चाइना या नॉर्थ कोरिया, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं वहां क्या होने वाला है।
तो हमारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी इलेक्शन इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं आती है। हमारे नेबर्स में शायद कुछ इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो यही कहेंगे कि वो इस समुदाय से हैं, उस समुदाय से हैं, एटसेट्रा। जब रामनाथ कोविंद साहब इलेक्शन जीते थे उस समय भी जितने इंटरनेशनल कवरेज हुई थी वो सब कहते हैं वो दलित बैकग्राउंड से हैं, और फिर वो बड़ी बड़ी कमेंट्रीज देते थे दलित की क्या हालत है इंडिया में, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस महीने में भी जैसे ही वो जीतेंगी ये आप देखेंगे कि यही प्रकार की कवरेज होगी। इसीलिए मैम मैं तारीफ आपकी करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अनबायस्ड कवरेज कर रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले 5 दिनों में गल्फ न्यूज जो दुबई से छपती है, उन्होंने एक आर्टिकल छापा था कि भाई इलेक्शन होने वाली है तो इसमें ये तरीका है। टाइम मैगजीन ने भी कुछ लिखा था कि मेरा ख्याल 6 महीने हो गए कि बड़ी बड़ी इलेक्शंस कौन सी होने वाली हैं दुनिया में 2022 में, उसमें इंडिया का भी एक रेफरेंस था। और ये सब कह रहे थे कि ये हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी की जो जीत होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उनकी कैंडिडेट होंगी। ओ मेरे अंकल, अगर नेशनलिस्ट हैं तो क्या ये बुरी बात है? अगर मैं कल को कह दूं कि अमेरिकन एंटी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी या एंटी नेशनलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, क्या बकवास करते हैं ये लोग। मैम हम जीत रहे हैं इलेक्शन, हम जीत रहे हैं, भारत जीत रहा है, भारत की परसेप्शन बदल रही है। इन लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं, मैम क्षमा कीजिएगा मेरी भाषा का, शट अप। नहीं, आपने बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। विजय जी, आपका टेक? भारत जीत रहा है, भारत का परसेप्शन दुनिया भर में बदल रहा है और भारत को पहली आदिवासी महामहिम मिलने जा रही। विजय जी, कुछ दिक्कत आ रही है, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है, इसको ठीक करवाते हैं, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। परसेप्शन का जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे अभी दीपक वोरा जी, आरती जी आपका टेक? दुनिया भर में जो भारत की छवि है, जो भारत की इमेज है, उसको बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कई लोगों का कहना था, मानना था कि बीजेपी जो है बहुत रिग्रेसिव सोच की है, कंजर्वेटिव सोच की है, वहाँ महिलाओं का आदर नहीं होता, उनकी जो ओवरऑल थिंकिंग है वो बहुत पेट्रियार्कल एक पार्टी है। उस नज़रिए से भी अगर आप देखें तो एक छवि जो है, जो इमेज उनकी थी, वो उस छवि को, रिग्रेसिव छवि को तोड़ देता है। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जितने भी लगातार आप देखिए स्टेटमेंट्स, उन्होंने उनकी स्पीचेस देख लीजिए, उन्होंने हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात कही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने करके दिखाया, जो कई लोग उनको चैलेंज करते हैं या बीजेपी को चैलेंज करते हैं कि नहीं, वो अपनी ये जो उनकी सोच है, जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है, वो उस पे चलते हैं। लेकिन ये दिखाता है कि एक प्रोग्रेसिव पाथ पे इंडिया जा रहा है, चाहे यूपीए सरकार हो, एनडीए सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, कोई भी हो, सबको ये समझ आ गया है कि महिला को साथ में रखना ज़रूरी है। ये समझ आ चुका है कि विमेन एम्पावरमेंट इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, महिलाओं को साथ में रखना ज़रूरी है, एससी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर चलना ज़रूरी है, आदिवासियों को साथ में लेकर चलना ज़रूरी है, पिछड़ों को, दबे हुए को, कुछ लोगों को, सबको साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर इससे क्या आपको ऐसा लगता है अशोक वानखेड़े जी कि बीजेपी का जो सामाजिक दायरा है समीकरणों का सियासी तौर पर, वो और मजबूत यहां पर होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये तो इलेक्टोरल पे तय करता है, ये जनता को तय करना है कि क्या आप एक आदिवासी, जैसा राजेश भाई ने कहा कि राष्ट्रपति की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव के उम्मीदवार तय किया जाता है तब दलित देखा जाता है, आदिवासी देखा जाता है, महिला पुरुष देखा जाता है। ये हमारे यहाँ बोलते एक है और करते एक है। यदि बीजेपी को वाकई महिलाओं को सशक्तिकरण करना है तो 33% रिजर्वेशन का बिल पास क्यों नहीं करते? आज जिस ताकत के साथ वो लोकसभा में है और जिस ताकत के साथ अब उनको राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जो मतदान मिलेगा, रिजल्ट आएगा, उससे पता पड़ता है कि फ्लोर मैनेजमेंट बेहतरीन है। आपने 370 हटाया, 35 हटाया, जब इतने बड़े बड़े निर्णय लिए तो ये 33% रिजर्वेशन का जो बिल पड़ा है महिलाओं का, उसको सशक्तिकरण क्यों नहीं होता? महिलाओं का सशक्तिकरण सिंबॉलिक नहीं होता। महिलाओं का सशक्तिकरण जब तक आप महिला बाल विकास का बजट नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप
आप महिला बाल विकास, महिलाओं के होने वाले अत्याचार नहीं रोकेंगे, आपके खुद के मंत्रिमंडल में महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है ये नहीं देखेंगे, जब चुनाव होते हो तो महिलाओं को कितना टिकट दिया जाता है ये नहीं देखेंगे, उस समय हम चुनाव जिताऊ उम्मीदवार देखते हैं, हम धर्म जाति वो इक्वेशन देखते हैं। ये मजबूरी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, इसलिए ये टेलीविजन की चर्चा टेलीविजन तक और ड्राइंग रूम तक रहती है और अखबारों की हेडलाइन बनती है कि एक महिला सशक्तिकरण। हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति रही है, पहले भी रही है, क्या हमारे यहाँ उसके बाद महिलाओं का एकदम उत्थान हुआ है? नहीं हुआ है। उनके होते हुए भी जो इस देश में जितने महिलाओं पे अत्याचार बढ़े, जब राष्ट्रपति लेकिन क्या हम इसको इस रूप में नहीं देखेंगे कि एटलीस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे हम बढ़ाते हुए नजर आते हैं और पूरी दुनिया में ये हमारी छवि बनती है? सर मुझे आगे, अच्छा जी जी, एक सेकंड में जवाब दूंगा जल्दी से। ये सारी चीजें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने से नहीं होगी। ठीक है, पहली स्टेप फॉरवर्ड आप किसी पुरुष को बना दीजिए राष्ट्रपति, कोई पायना नहीं होता, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दीजिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।